मिट्टी में मेहनत, हाथों में हुनर, हर एक ईंट में बसता है एक सफर। जहाँ मेहनत और आग, मिट्टी का संगम होता है, वहीं से बनती है एक मजबूत ईंट। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं यूपी टुडे का स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। हर ईंट कहती है चुपके से कहानी, किसी का ख्वाब, किसी की जवानी। आज मैं उस जगह आपको लेकर आया हूँ जहाँ मिट्टी से ईंट का आकार लेता है। उस मिट्टी के ईंट बनाने की प्रक्रिया में कितना परिश्रम उठाना पड़ता है, ये मैं आपको बताऊंगा और इस भट्ठा मालिक से मुलाकात भी कराऊंगा, ताकि आप जान सके एक ईंट के पीछे कितनों का सफर तय होता है। कोई है वो फसले जफा काट रहे हैं, अल्लाह को भूले हैं, सजा काट रहे हैं। भगवान को भूले हैं, सजा काट रहे हैं। और इस मुल्क में रिश्वत से हुआ है ये फायदा। इस मुल्क में रिश्वत से हुआ है ये फायदा। जो जेब काटते थे गला काट रहे वाह वाह। हैं। जो जेब काटते थे गला काट रहे हैं। आपने तो पूरा भ्रष्टाचार से लेकर इंसानियत तक लिख डाला। और और भी कुछ है सुनाने के लिए, जो इस तरीके से मुझे लगता है कि सुनता ही रहूं, अच्छा है कुछ पूछूं ना आपसे। अब अचानक एंट्री हुई है सर भाई। अगर आपने तैयारी का मौका दिया होता तो बहुत कुछ सुनाता। बहरहाल चलिए। आज मेरे पास लिस्ट तो सवालों की एक लंबी है, लेकिन यहाँ आने के बाद वाकई में मैं भूल जाता हूँ इसी नगमे के बीच कि क्या पूछा जाए क्या ना पूछा जाए। हालांकि मैं ईंट और मिट्टी पर सवाल करने वाला था, कुछ और उसी अंदाज में हो जाए तो और अच्छा होगा। मिल सकती है हर एक निशानी खरीद के, मिल सकती है हर एक निशानी खरीद के, मिल सकती है हर एक निशानी खरीद के। मिलती नहीं है दोस्त जवानी खरीद के, मिलती नहीं है दोस्त जवानी खरीद के। और उस वक्त माँ के दूध की कीमत पे रो पड़ा। उस वक्त माँ के दूध की कीमत पे रो पड़ा। उस वक्त माँ के दूध की कीमत पे रो पड़ा। जब शहर से मिला मुझे पानी खरीद के, जब शहर से मिला मुझे पानी खरीद के।
मिलती नहीं है दोस्त जवानी खरीद के। वाह, आपने तो कलेजा निकाल लिया। खैर, ये नगमा आप सुन रहे थे, जो खास करके इसे अकेले में तन्हा होकर कभी कभी जो है गुनगुनाया करते हैं अक्सर। लेकिन आज जो सवाल हम लेकर आए थे, वो सवाल दरअसल इस भट्टे से रिलेटेड था। लेकिन इसी नगमों के बीच में कहीं न कहीं हम भी गोता लगाने लगे। उस मधुर आवाज़ को हम भी कहीं न कहीं सुनकर बहुत ही अ, उत्सुक हुए कि और भी सारी चीज़ें सुननी चाहिए। का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। दिल किसी का न दुखे हमने बस इतना चाहा, पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा, पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा, उसका ये मिला उल्टी छुरी हम पे चली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। हम पे इल्जाम ये है चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही काहे न कुछ और कहा, क्यों सही बात कही काहे न कुछ और कहा। ये है इंसाफ तेरा वाह रे दाता की गली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको खास करके मिली। किस उम्र में गाया करते थे आप? ये बचपने में जब स्कूल में पढ़ रहे थे, इस्लामिया स्कूल पौली में हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ, तो तब उर्दू के जो प्रोग्राम होते थे करते थे। बाद में जब क्या था और इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए तो वहाँ पे जैसा माहौल था उस हिसाब से हाँ। मतलब जैसे जैसे दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें आती गई, जो अच्छा लगता था वो सुनाता था लोग जो कहते थे। ये तो हमें लग रहा है कि आपको उस वक़्त जब आप गाते थे, तो आपको बातें भले ना समझ में आती थी, लेकिन उस्ताद को ज़रूर समझ में आती रही होगी। वो उस्ताद ने तो वो कह दिया कि बेटा आज हमने आप लोगों को मारा पीटा था, इसकी वजह से आज तुम लोगों ने हमारे दिल को मतलब इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, मतलब एक तरीके का उनकी पनिशमेंट पे एक तरीके का मैंने उतारा दे दिया उनको जो है हाँ, कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। हाँ। ऐसा भी रहा होगा कि मतलब स्कूल टाइम में ख़ास करके आप इतनी अच्छी आवाज़ आपकी या कॉलेज टाइम रहा हो, तो आप तो सारे लोगों को हमें लग रहा है कि जहाँ महफ़िल सजती रही होगी, वहाँ के आप हीरो रहते रहे तो होंगे। वहाँ अपना पहचान बनाने की जरूरत नहीं थी, कभी एक मौका मिल गया स्टेज हाँ, प्रोग्राम करने का तो ये समझ के लो कि हर बच्चा हर नौजवान हाँ। टीचर तक जो है कोऑपरेट करने लगते थे, बहुत इज्जत देते थे। हुँ। कभी ऐसा भी हुआ कि कर्मचारियों को लाते हुए या कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप भी भट्टे पे मौजूद हैं, किसी क वैसे भी संगीत के लोग दीवाने होते हैं, किसी ने आपसे कह दिया हो, ज़बरदस्ती कहा हो कि साहब 1-2 गाना सुना दीजिए?
नहीं, जब थोड़ा वक्त आज के 10 साल पहले का जब थोड़ा नौजवानी उम्र थी, हाँ। तो ऐसा नहीं था, तो बैठ के एक महफिल बना लेते थे अपने मजदूरों के हिसाब। हाँ। हाँ, तो कोई कुछ गाता था, कोई मजदूरों के साथ महफिल बना लेते एकदम थे। एकदम बना लेते हाँ। थे, क्योंकि मैं मजदूर को मजदूर समझ के नहीं, अपना हाँ। भाई समझ के काम भाई करता समझ के था। काम करते। क्योंकि उन्हीं की देन है कि जो आज ये सफेद कपड़ा जो शरीर पे है, हाँ। उन्हीं मजदूरों के खून पसीने की देन है। हाँ। ये सफेद कपड़ा तो मुझे लग रहा है कि आप एक बार चुनाव भी लड़े थे। जी, चुनाव तो लड़ा था, लेकिन हुँ। काफी मेहनत करने के बाद लगभग 20 साल समाज में लोगों की सेवा, मदद, गरीब, शादी, विवाह, मंदिर, मस्जिद, हुँ। कोई भी ऐसा जगह नहीं बची जहाँ लोगों ने उम्मीद किया हो मुझसे और मैं उनके सहयोग में खड़ा नहीं रहा। हुँ। हाँ, पूरे इलाके का जिला पंचायत का मैं चुनाव लड़ा था, काफी टफ था। हुँ। बहुत लोग लड़े थे चुनाव, लेकिन मैंने किसी की बुराई नहीं की थी। हुँ। मैंने बस एक चीज़ कहा था कि आपको भरोसा हो मेरे खुद पर, तो आप मुझे वोट देना, और मैंने एक चीज़ ये भी कहा था कि कभी मुझे अपनी मतलब जात वाला समझ के मत वोट देना। इंसानियत के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, एक विश्वास के नाम पे कि अगर हमारे ज़रिए किसी का बुरा नहीं हो सकता, किसी का नुकसान नहीं हो सकता, तो आप मुझे वोट करिएगा। और मैं काफ़ी लोगों ने हर वर्ग, यहाँ तक कि मतलब हर वर्ग, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, यादव समाज ने भी बहुत पूरी मजबूती के साथ, मुस्लिम समाज, दलित समाज, मतलब कोई ऐसा समाज नहीं बचा कि जिस समाज से हमको वोट ना मिला। और सबसे बड़े खुशी की बात यही है, किसी एक वर्ग, एक समाज के वोट से जीतने का कोई महत्व नहीं रहता। अभी कोई आपकी प्लानिंग चल रही चुनाव लड़ने की? अब वो प्लानिंग तो नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, जब अच्छा आदमी मार्केट से दूर होता है तो जो अच्छे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि अच्छा आदमी ही अगुवाई करे। हुँ। तो लोग बहुत इस समय बहुत प्रेस कर रहे हैं कि एक मरतबा तो अब विधायकी तो आप जानते हो यहाँ की एमसी की सीट है। सांसदी के लिए इतना बड़ा चेहरा मैं हूँ नहीं कि मुझ पर भरोसा किया जा सकता है। हाँ, छोटे मोटे चुनाव है, जैसे जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, तो क्षेत्र पंचायत प्रधानी तो ये दिमाग से परे की चीज है। हाँ, अगर तम दिल में आया आप जैसे लोगों का, यार दोस्तों का, और समाज के ऐसे तबके जो इंसानियत पर लोग हैं, ऐसे लोगों का सहयोग मिला तो फिर चुनाव लड़ जाऊंगा, कोई बात नहीं। जिले में कोई ऐसा चेहरा जिसे आप अपना मानते हैं, जिसे देखते हैं कि वाक़ई में उसने विकास की पहिया को आगे बढ़ाया हो? कोई ऐसा चेहरा है? अब देखिए, चेहरा तो था, बड़े दुख के साथ हाँ। कहना पड़ रहा है कि जो आज हमारे बीच में नहीं है। और उनकी बात जब आती है तो समझ लो दिल रो देता है और आंखें नम हो जाती हैं। वो नाम है श्री भालचंद्र यादव, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रेरणा थे नौजवानों के ऐसा लिए। बहुत लोग कहते हैं, क्या था उनमें कुछ? वो आप आदमी लोग तो कभी साथ में रहे हैं। वो कभी आदमी दौलत को तरजीह नहीं दिया, धन दौलत को कभी तरजीह नहीं दिया। उस समाज में इंसानियत और दोस्ती यारी के नाम पे वो अपने आप को आज तक अपने बच्चों के लिए जिस रास्ते पे छोड़ के गए, वो बच्चे, उनकी तकदीर अच्छी है कि आज ईश्वर उनके ऊपर रहम करम बनाए हुए कि भी खा रहे हैं। दूसरे लोगों ने बहुत फायदा लिया। हाँ, जबकि हम लोगों ने आर्थिक फायदा कोई ऐसा नहीं उनसे उठाया, सिर्फ हम लोगों ने तो खैर मदद करते थे। हम लोग जब भी एमपी साहब को जरूरत पड़ती तो मदद करते थे। हाँ, लेकिन एक विश्वास रहता था, एक छत्र छाया उनकी सर पे बनी रहती थी कि कहीं अगर हम कहीं, ईश्वर न करे, कहीं अगर फंस गए, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो एक ऐसी शख्सियत बैठी है कि जो सत्ता में रहे न रहे, समाज। लेकिन उसके पहुंचने पे ये समझ लीजिए प्रशासन से लेकर हर आदमी इज्जत करता था और उनकी बातों को तरजीह देता था और उनकी बातों पर काम करता था। जी। लेकिन अब नहीं है, गलती से भाई जिंदगी जिंदगी मिली है तो जाना है। अभी लगातार देख रहे हैं जिले में जब चुनाव आता है बाहरियों की कतार लग जाती है। इससे कितना नाराज़गी जताते हैं या आप सोचते हैं जाने दीजिए देखिए, ठीक है? बाहरी आदमी हो या कहीं का भी हो, अगर समाज से जुड़ा रहेगा हुँ। तो जनता भरोसा करेगी। मान लीजिए बाहर के लोग आते हैं यहाँ, चंद समय में अपना तंबू गाड़ करके, हेबा केबा फैला करके चुनाव जीत गए, फिर यहाँ की जनता मायूस हो जाती है। जनता खुश तब रहती है जब नेता उसके बीच में हो। हर आदमी धन दौलत का भूखा नहीं, हर आदमी नाली खड़ंजे का भूखा नहीं, लेकिन एक सरपरस्त जो चुनती है जनता, उसकी परछाई कभी महीने में एक बार गांव के गलियों से गुजर जाए ना, तो ही उस नेता का सबसे बड़ा धर्म होता है। और उसी से जनता जो है खुश होती है कि हमारा नेता हमारे बीच में आता है और दुख सुख में खड़ा रहता है। और क्या है जिंदगी में, बिल्कुल। भाई जो खड़ंजा जो सरकार का योजना है वो तो चलती ही रहेगी। कोई ना कोई रास्ता नहीं बचेगा जो ना बने। आज इस सरकार में जो अधूरा रहेगा तो अगले सत्र में बनेगा, चाहे ये सरकार रहे या कोई रहे। जो रास्ता कच्चा खड़ंजा उसी पे तो लगेगा, तो धीरे धीरे सब रास्ते अच्छे होंगे। बिल्कुल।
तो बाहरियों से खैर यहाँ इस इलाके के लोगों को मायूसी ही मिली है कोई। हम्म, इस इलाके के लोगों को मायूसी मिली है। बालचंद यादव जी की तारीफ कर रहे थे, और वो हर कोई चेहरा जो है उनकी तारीफ ही करता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है खास करके संत कबीर नगर के लिए, वो वाकई में एक ऐतिहासिक काम है। बहुत सारे काम किया। खैर हम दोनों लोग दूसरे मुद्दे पे बैठे, कुछ बात हो जाती है। अब भट्ठे पे ही बैठे हैं। क्या मुनाफा का सौदा है या नुकसान का सौदा है? अब तो भाई जैसे एक दुकान कोई चलाता है, तो भट्ठा की सिचुएशन आज के डेट में ऐसी हो गई है कि सिर्फ मैं अपनी बता रहा हूँ और लोगों की नहीं। जितनी स्थिति मेरी जैसी है, इसमें सिर्फ मैं अपने बाल बच्चों का खर्चा, अपना मेंटेनेंस खर्चा, समाज में गरीब दुखिया की दुख सेवा, नेता हकारी, उतने में ही सिमट के रह गया है। बहुत ज्यादा प्रॉफिट का धंधा नहीं रह गया, क्योंकि भाई गांव से जुड़ा धंधा है, उधार भी देना पड़ता है। और आज के दौर में मतलब जो उधार ईंटें चली जाती हैं, उसमें 100% में 20% भी रिकवरी नहीं हो पाती। इसके नाते जो है डूबते जा रहे हैं। जैसे तमाम सरकारी कार्यों में ईंट जाती है, कोई प्रधान ले गया और ईंटा ले गया, भुगतान नहीं कराया, दूसरे प्रधान का कार्यकाल आ गया, दूसरा कोई जीत गया। अब जो प्रधान है, जो बकाया लगा है, जब उसको खाने के लाले पड़े हैं, तो मेरा बकाया कहाँ से देगा? फिर मारपीट भी नहीं कर सकते, दौर भी नहीं ऐसा है। आज मैं बता दूं, भट्ठा को एक शहंशाही का बिजनेस है। और सिर्फ ये मान के चलो कि जो हजार परिवार, हजार गरीबों का पेट पलता है, उन्हीं की दुआओं के वजह उन्हीं के। उन्हीं की दुआओं की वजह से आज मैं भी खुशहाल हूँ। बाकी और ये नहीं है कि इससे हम फॉर्च्यूनर खरीद लें इसकी कमाई से, या 2-4 बीघा जमीन खरीद लें, ऐसा कुछ नहीं मेरे हिसाब से। और भी भाई आपके तमाम जानने वाले लोग होंगे, उनसे पूछिएगा, वो अपनी बात बताएंगे। लेकिन जो मेरा सिचुएशन है कि बस खाने जीने का एक माध्यम बन के रह गया। अच्छा, एक ईंट बनाने को क्या-क्या प्रोसेस होते होंगे? कितनी मेहनतें लगती होंगी? किस तरीके के अब मज़दूर होते होंगे? कोयला कितना, मतलब अगर एक बार आग निकल रही है, तो उसके लिए बहुत सारी फंडिंगें होती होंगी। अब वो जैसे भट्ठे का कोई ऐसा सामान नहीं जो बिना पैसे का। हुँ, मतलब मिट्टी खरीदेंगे, मिट्टी धुल करके लाएंगे, भट्ठे पे गिरेगी, टाली ट्रैक्टर का किराया है, जीसीबी से गिरेगी उसका किराया का खर्चा है, फिर मजदूर उसको मिट पानी डाल के भिगाएंगे, फिर पथाई करेंगे, पथाई करने के बाद ईंट को सुखाएंगे, सूखने के बाद तब वो जा करके भट्ठे में धुलने वाले लोग लेके जाते हैं। फिर 4 आदमी एक्स्ट्रा रहते हैं उसकी छल्ली लगाने के लिए, फिर 4 आदमी रहते हैं उसके ऊपर राबिस पटाई करने के लिए। मतलब काफी झमेला वाला काम। और थोड़ा नुकसान, थोड़ा सा भी बरसात हो गई, दुनिया अपने घर में छाव में भागती है, भट्ठा मालिक मजदूर खड़ में जाके पन्नी उड़ाते हैं। धंधा हाँ, लगातार मौसम भी चेंज हो रहा है, अब तो गर्मी, बरसात, बारिश है, कुछ पता ही नहीं चल पता रहा। ही नहीं चल रहा। गर्मी के मौसम में बरसात हो जा रही है, बताइए मई के महीने में भट्टे बंद हो गए। हुँ, मई के महीने में 2 चक्कर 1.5 चक्कर 10 लाख 15 लाख ईंट पकाने से आदमी का नहीं प्रॉफिट हो सकती, बस वो जीने खाने का माध्यम हो सकता है। अगर लागत की बात करें तो मार्केट वैल्यू और आपके पास जो ईंट है, उसमें कितना मुनाफ़ा हो जाता होगा, एक ईंट पे अगर देखा जाए? अब ईंट पे नहीं, जैसे मैं ट्राली का एवरेज लगाया हूँ, अव्वल ईंट एक ऐसी है जिसमें प्रॉफिट है। हुँ, 1000 रुपए हाँ, से 1500 1500, बच जाता है। 1000 रुपए से लेके 1200 रुपए प्रति ट्राली ईंट में हुँ, बचत है। लेकिन उसके नीचे जो थर्ड क्वालिटी के हैं, या गुड़िया ईंटा जिसको बोलते हैं, राड बोलते हैं, हुँ, 2 नंबर बोलते हैं, ये सब में माइनस है। हुँ, हाँ, अब जैसे आप 3,000 4,000 रुपए, 1000 की कलर सोमा की ईंट है, लागत उसकी पड़ जा रही है। बताइए, एक तो कम से कम 6,500 के एवं लागत उसकी पड़ती है 1,000 की, और 4,000 में बेचना पड़ता है। तो जो प्रॉफिट हम अव्वल ईंट का परसेंटेज ज्यादा होता है, इसका कम होता है, मिला जुला करके अगर मुझे एक 500 से 700 रुपया टाली बच जाए, तो समझ लीजिए बहुत खुशहाल है, बहुत खुशहाल है। अभी इस समय बहुत सारी टेक्नोलॉज़ी भी आ चुकी है, बड़ी-बड़ी मशीनें आ गई हैं, और ये सीमेंट वाला भी ईंट बनना शुरू हो गया है। जी। इससे क्या कुछ भट्टे पे कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं, जैसे अब देखिए तरीके तरीके के टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहती है, हुँ, क्योंकि ये ईंट का, मिट्टी का ईंट जो है बहुत सारा है, मुझे हुँ, याद नहीं, होश नहीं है। हुँ, लेकिन जो लाइफ इस मिट्टी की ईंट की हो, सीमेंट की ईंट की नहीं। हुँ, लोग उद्योग धंधा बनाने के हाँ, लिए, कमाने के लिए तो हाँ, चला रहे हैं तकनीक, लेकिन जो लाइफ मिट्टी के ईंट की है, वो सीमेंट की ईंट की नहीं है। और ये भी आप जान लें कि मकान वकान में जब आग पकड़ती है,
तो सीमेंटेड ईंट में जल्दी ईंट आग पकड़ती है, मिट्टी के ईंट में नहीं। मिट्टी के ईंट में नहीं। खैर कुछ पहले से परिवर्तन हुआ है इस भट्ठे पे, जैसे कि आग लगाई जाती है, आग उसका धुआं ऊपर तक जाता है। बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। अब तो जो सैकड़ों मजदूर जहाँ पे लगना है वहाँ एक जेसीबी काम करती है। इस तरीके से कोई चिमनी में कोई परिवर्तन हुआ है कि ऑटोमेटिक चिमनी हो? और नहीं, शासनादेश के हिसाब से भट्ठे में चेंजिंग आई है। हाँ। क्योंकि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है अभी कि जिगजैग और बड़े-बड़े हाँ। भट्ठे जिसमें कोयले की मात्रा कम लगती है और उसकी जो है चिमनी की हाइट इतनी देते हैं कि धुआं वहां तक पहुंचते एक तरीके का वो बन जाता हाँ। है, मतलब कालापन उसका कालापन खत्म हो जाता है। और कोयले की मात्रा भी कम लगती है। तो इसके नाते जो प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने जैसे फल फूल जो फलदार वृक्ष हैं नीचे चिमनी रहती थी तो उसका धुआं उन फलों से टकराता था तो फसल प्रभावित होती थी आमों की। अब ये बहुत हाईटेक की चिमनी हो गई है, 100 150 200 फुट की चिमनियां। अब उतने ऊपर कहाँ तो बाग बगीचा आम का पेड़ ऊपर ही धुआं अपना चला जाता है। सरकार पहल बहुत सारी चीजों में कर रही है। क्या कभी सरकार ने कोई सब्सिडी वगैरह लाने की कुछ उस तरीके से अब कोई देखिए आप लोगों अभी को? तक तो मेरे नॉलेज में नहीं है क्योंकि ये भट्ठा जब मैंने लिया था तो सरकारी योजना के लाभ के तहत ही लिया था। हाँ। मैंने 25 लाख रुपए का लोन लिया था। हाँ। और उसमें सब्सिडी थी 8,75,000 की और 10 लाख सीसी थी उसमें और बाकी का लोन था 5 साल में लोन। तो मैंने लोन पेड किया, सब्सिडी मुझे मिली 8,75,000 और जो 10 लाख की सीसी है वही सीसी चल रही है। उससे पैसा निकालता हूँ, जितने दिन निकालता हूँ उसमें यूज करता हूँ उतने दिन का ब्याज लगता है। और अगर सीसी को मैं भर के रखता हूँ तो उसको कोई ब्याज नहीं। सर एक तरीके से सरकार ने वो 10 लाख रुपया मेरे लिए बैंक में रिजर्व करके रखा है कि तुम व्यवसाय कर रहे हो तो हमारे सहयोग से ये काम आपका चलेगा। और कुछ जो आप भट्ठे से रिलेटेड आप जो बताना चाहें? अब भट्ठे से रिलेटेड क्या है तो वो परेशानी तो बहुत होने लगी है क्योंकि मिट्टी भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और खनन पे भी रोक सख्ती से सरकार की चल रही है। बड़े मुश्किल से मिट्टी मिल पा रही है और इसके नाते जो है अब इसलिए धंधा आने वाले कुछ दिनों में ये अपने बुरे दौर से गुजरे। इसकी लाइफ ज्यादा दिन अब नहीं रह गई है। अब जितने दिन चल जा रहा है उतने दिन की बात है। खैर सारे सवालों को लेकर हम बैठे थे। ये थे जुबेर भाई, एक भट्ठा मालिक भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं और एक नेता की हैसियत से भी हैं। समाज में बहुत लोगों की हेल्प भी करते रहते हैं। बहुत सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। मुझे लग रहा है कि ये पहला ऐसा प्रोग्राम था जो खास करके भट्ठे को समझने की, ईंट को समझने की कोशिश हम लोग कर रहे थे, मिट्टी को समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से मिट्टी से ईंट बनाई जाती है। खैर वो पूरी प्रक्रिया हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से ईंट बनती है और पूरा भट्ठा दिखाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए यूपी टुडे, फिर हम हाजिर होंगे किसी न किसी प्रोग्राम। मिट्टी में मेहनत, हाथों में हुनर, हर एक ईंट में बसता है एक सफर। जहाँ मेहनत और आग मिट्टी का संगम होता है वहीं से बनती है एक मजबूत ईंट। नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं यूपी टुडे का स्पेशल प्रोग्राम सड़क किनारे। हर ईंट कहती है चुपके से कहानी, किसी का ख्वाब, किसी की जवानी। आज मैं उस जगह आपको लेकर आया हूँ जहाँ मिट्टी से ईंट का आकार लेता है। उस मिट्टी के ईंट बनाने की प्रक्रिया में कितना परिश्रम उठाना पड़ता है ये मैं आपको बताऊंगा और इस भट्ठा मालिक से मुलाकात भी कराऊंगा ताकि आप जान सके एक ईंट के पीछे कितनों का सफर तय हो।